Hello students, welcome to our channel Political Science with PS. I am Pooja and today we will discuss about the theory of limited government given by जॉन लॉक। जॉन लॉक का सीमित सरकार का सिद्धांत, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आप वीडियो का PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, जॉन लॉक का सीमित सरकार का सिद्धांत। लॉक के अनुसार जो प्राकृतिक अवस्था थी उसमें मनुष्यों ने समझौते के द्वारा समाप्त कर दिया और एक नए समाज की स्थापना की थी। प्राकृतिक अवस्था में कुछ ऐसी कमियां थी कि मनुष्यों ने आपस में समझौता करके प्राकृतिक अवस्था को समाप्त कर दिया और एक नए समाज, एक नए राज्य की स्थापना की। इस नए समाज की स्थापना का उद्देश्य था अपनी कठिनाइयों को दूर करना और अपने प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना। जनता ने शासक को सभी अधिकार नहीं सौंपे, केवल वही अधिकार सौंपे हैं जिनसे जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा हो सके। लॉक ने सरकार को सरकार ना कहकर एक ट्रस्ट का नाम दिया है जिसे जनता के समान अधिकार प्राप्त नहीं है। सरकार की तो केवल जनता के प्रति कर्तव्य हैं, ट्रस्ट के अनुसार काम करे और यदि सरकार उस ट्रस्ट की मर्यादाओं का अतिक्रमण करती है तो समुदाय को सरकार को भंग करने का भी अधिकार प्राप्त है। लॉक के राजदर्शन में राज्य और सरकार में कोई स्पष्ट अंतर नहीं किया गया है। उसके अनुसार सामाजिक समझौते से एक राज्य का निर्माण होता है, ना कि सरकार का। तो लॉक ने जो अपना सीमित सरकार का सिद्धांत दिया है उसमें जो सरकार है वो सरकार की तरह काम नहीं करेगी, बल्कि एक ट्रस्ट की तरह काम करेगी और उसे जनता के समान कोई अधिकार प्राप्त नहीं होंगे, केवल उसके जनता के प्रति कर्तव्य होंगे। और यदि वो उन कर्तव्यों का पालन नहीं करेगी तो लोगों को ये अधिकार है कि वो उस सरकार को भंग कर सकें। अब जो ये सरकार, सीमित सरकार जो लॉक ने बताई है, इसकी स्थापना कैसे हुई है उसको हम देख लेते हैं। लॉक के अनुसार सामाजिक समझौते के माध्यम से नागरिक समुदाय और समाज की स्थापना हो जाने के बाद सरकार की स्थापना हुई और इस सरकार की स्थापना जो है वो किसी समझौते के द्वारा नहीं हुई, बल्कि एक विश्वस्त न्याय या ट्रस्टी के द्वारा की गई है। लॉक का सरकार को समाज के अधीन रखना इस बात पर जोर देता है कि सरकार जो है वो जनहित के लिए है, लोगों के भलाई के लिए है। अपने कार्य में असफल रहने पर सरकार को बदला भी जा सकता है। लॉक का शासन या सरकार सिर्फ जनता के ट्रस्टी है और वह जनता के प्रति ही उत्तरदायी है। इसकी शक्तियों का स्रोत जनता है, समझौता नहीं। तो जो सरकार है उसकी स्थापना समझौते के द्वारा नहीं हुई, बल्कि जनता ने उसकी स्थापना की है एक ट्रस्टी के रूप में। सरकार जनता की केवल एक ट्रस्टी है और यदि वो जनता की भलाई के लिए काम नहीं करेगी तो जनता को यह अधिकार है कि वो सरकार को बदल सकते हैं। तो इस प्रकार जो ये सरकार है इसकी स्थापना जनता के द्वारा हुई है, इसकी शक्तियों का स्रोत भी जनता ही है, समझौता नहीं। जिस सरकार की स्थापना हुई है उसके कुछ कार्य भी बताए हैं। सरकार की स्थापना के बाद लॉक सरकार के कार्यों पर चर्चा करता है। लॉक ने सरकार को प्रत्येक व्यक्ति के जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता, जो 3 प्राकृतिक अधिकार लॉक ने बताए थे, जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता, उसके रक्षा करने का कार्य लॉक ने सरकार को सौंपा है। लॉक के अनुसार सरकार के 3 कार्य हैं। सबसे पहला कार्य है न्यायपालिका संबंधी कार्य। सरकार का पहला कार्य है विधान पालिका के माध्यम से समस्त विवादों का निर्णय करना, जीवन को व्यवस्थित करना, उचित और अनुचित, न्याय और अन्याय का मापदंड निर्धारित करना। यानी आधुनिक समय में जो कार्य न्यायपालिका के द्वारा किए जाते हैं वे सभी कार्य लॉक ने सरकार के कार्य बताए हैं, सरकार के न्यायपालिका संबंधी कार्य बताए हैं। दूसरा कार्य है कार्यपालिका संबंधी कार्य। सरकार के कार्यपालिका संबंधी कार्य जैसे युद्ध की घोषणा करना, नागरिकों के हितों की रक्षा करना, शांति स्थापित करना और अन्य राज्यों से संधियां करना, व न्यायपालिका के निर्णयों को लागू करना कार्यपालिका संबंधी कार्य है। तीसरे प्रकार के कार्य हैं विधान पालिका संबंधी कार्य।
सरकार का तीसरा प्रमुख कार्य है विधान पालिका व्यवस्थापिका संबंधी कार्य। ये कार्य एक ऐसी निष्पक्ष शक्ति की स्थापना से संबंधित हैं जो कि कानूनों के अनुसार विवादों का निर्णय कर सके। लोक के अनुसार कार्यों के अलग अलग हो जाने से सरकार के अंग भी अलग अलग हो जाते हैं। 3 कार्य हैं तो सरकार के अंग भी 3 होंगे। इन 3 अंगों के द्वारा ही इन कार्यों को पूरा किया जाता है। जैसे सरकार के 3 कार्य थी, उसी प्रकार सरकार के 3 अंग भी हैं। लोक ने प्राकृतिक अवस्था की असुविधाओं को दूर करने के लिए सरकार के 3 अंगों को कार्य सौंपकर उनका निराकरण किया। ये 3 अंग हैं। सबसे पहला अंग विधान पालिका शक्ति। सरकार न्याय और अन्याय का मापदंड और समस्त विवादों का निर्णय करने के लिए एक सामान्य मानदंड निर्धारित करती है। विधान पालिका समुदाय की सर्वोच्च शक्ति को धरोहर के रूप में प्रयोग करती है, फिर भी शासन के अंदर वह सबसे महत्वपूर्ण और सर्वोच्च होती है। लोक ने कहा है कि विधान पालिका की शक्ति निरंकुश नहीं है, उस पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं है, ऐसी नहीं है, बल्कि उस पर अंकुश लगाए गए हैं। उसे मर्यादा में रहकर कार्य करना पड़ता है। इसे नागरिकों के प्राकृतिक अधिकारों का सम्मान करना पड़ता है और वह अपनी वैधानिक शक्तियों का प्रयोग दूसरों को नहीं दे सकती है। उसे अपनी शक्तियां, अपने कार्य स्वयं ही करने होते हैं। विधान पालिका सर्वसम्मति के सिद्धांत के अनुसार ही कार्य करती है। दूसरा अंग है कार्यपालिका। कार्यपालिका शक्ति ये शासन का दूसरा प्रमुख अंग है। लोक इसे कानून लागू करने के अतिरिक्त न्याय करने का भी अधिकार देता है। अतः कार्यपालिका को न्यायपालिका से अधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं। यह एक ऐसी निष्पक्ष शक्ति होती है जो कानून के अनुसार व्यक्तियों के आपस के झगड़ों का निर्णय करती है। तीसरा अंग है संघपालिका शक्ति। इस अंग का कार्य दूसरे देशों के साथ संधियां करना है। इसका संबंध विदेश नीति से है। यह अंग दूसरे लोगों की सुरक्षा और हितों की रक्षा के लिए विदेशों में प्रबंध करती है। युद्ध की घोषणा करना, शांति की स्थापना करना और दूसरे राज्यों से संधि करना इस संघ पालिका की शक्ति के अंतर्गत ही आते हैं। तो इस प्रकार ये सरकार के 3 अंग थे जिनके द्वारा सरकार की 3 शक्तियों या 3 कार्यों को संपन्न किया जाता है। 3 प्रकार के कार्यों को पूरा किया जाता है। सरकार के 3 रूप भी होते हैं। लोक के अनुसार सरकार का स्वरूप इस बात पर निर्भर करता है कि बहुमत समुदाय अपनी शक्ति का प्रयोग किस प्रकार से करना चाहता है। इस आधार पर सरकार के 3 रूप हो जाते हैं। पहला रूप है जनतंत्र, जिसे हम लोकतंत्र भी कहते हैं। यदि विधान पालिका शक्ति समाज स्वयं अपने हाथों में रखता है और उन्हें लागू करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करता है, तो शासन का स्वरूप लोकतंत्रीय है, जिसमें समाज स्वयं अपने हाथों में शक्ति रखता है। ऐसा स्वरूप लोकतंत्रीय या जनतंत्रीय है। दूसरा रूप है अल्पतंत्र। यदि समाज की विधान पालिका शक्ति बहुमत के द्वारा चुने हुए व्यक्तियों या फिर उनके उत्तराधिकारियों को दी जाती है, तो सरकार अल्पतंत्र कहलाती है। गिने चुने लोगों के द्वारा सरकार चलाई जाती है, उसे अल्पतंत्र सरकार कहते हैं। तीसरा रूप है राजतंत्र। यदि विधान पालिका की शक्तियां केवल एक व्यक्ति को दी जाती हैं, तो शासन का रूप राजतंत्रात्मक होता है। इसमें केवल एक ही शासक होता है जो विधान पालिका शक्तियों का प्रयोग करता है। तो इस प्रकार ये तीसरा रूप राजतंत्र होता है। सरकार के 3 रूप जनतंत्र, अल्पतंत्र और राजतंत्र हैं। अब लोक ने सरकार के ऊपर कुछ सीमाएं भी लगा रखी हैं। लोक कानूनी संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं करता है। वह एक ऐसी सरकार के पक्ष में है जो कि शक्ति विभाजन के सिद्धांत पर आधारित हो, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है और बहुत सी सीमाओं से सीमित है। लोक की सरकार की प्रमुख सीमाएं इस प्रकार है। सबसे पहली सीमा है कि यह सरकार जनहित के विरुद्ध कोई भी आदेश नहीं दे सकती। वह व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों का उल्लंघन, उन्हें कम या समाप्त नहीं कर सकती। वह निरंकुशता के साथ शासन नहीं कर सकती। उसके कार्य कानूनों के अनुरूप ही होने चाहिए। वह प्रजा पर बिना उसकी सहमति के कोई भी टैक्स नहीं लगा सकती। इसके कानून प्राकृतिक कानूनों और दैवीय कानूनों के अनुसार ही होने चाहिए।
तो इस प्रकार लोक ने सरकार पर कुछ सीमाएं लगाकर उसको सीमित सरकार कहा है, जिस पर बहुत सारी सीमाएं लगाई गई हैं। लोक के इस सीमित सरकार के सिद्धांत की कई आलोचकों ने आलोचनाएं भी की हैं। तो इसकी सबसे पहली आलोचना है अस्पष्ट सिद्धांत। लोक ने सरकार और राज्य में कोई भी स्पष्ट अंतर नहीं किया। लोक ने इनके प्रयोग में स्पष्टता नहीं दिखाई है। कभी तो दोनों का समान अर्थ में प्रयोग कर देते हैं लोग, और तो कभी राज्य को सरकार के अधीन मानते हैं। इस प्रकार उनका ये सिद्धांत अस्पष्ट प्रतीत होता है। दूसरी आलोचना है, यह सिद्धांत अवैज्ञानिक है। लोक ने राज्यों का वर्गीकरण नहीं किया, और जो वर्गीकरण किया है वो अवैज्ञानिक तरीके से किया गया है। उनका जो वर्गीकरण है वो राज्य का है, सरकार का नहीं। राज्य का नहीं बल्कि सरकार का है, क्योंकि उसने विधायनी शक्ति जो सरकार का तत्व है उसके आधार पर ही राज्य का। तो इस प्रकार लोक ने जो सरकार का वर्गीकरण किया है वो अवैज्ञानिक है। तीसरी आलोचना है, विधायिका शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती। विधायिका शक्ति का समुचित प्रयोग नहीं कर सकती है। लोक के सिद्धांत में समुदाय की शक्ति ट्रस्ट के रूप में सरकार की विधान पालिका शक्ति के पास जाती है, लेकिन उसे अपनी श्रेष्ठता को प्रदर्शित करने का मौका नहीं मिलता है। समुदाय की शक्ति तभी सक्रिय होती है जब सरकार का विघटन होता है। इस प्रकार जो विधायिका अंग है वो स्वयं शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती। चौथी आलोचना है, मापदंड का अभाव है। लोक के पास सरकार को हटाने का कोई ऐसा मापदंड नहीं है जिसके आधार पर निर्णय किया जा सके कि जो सरकार है वो ट्रस्ट का पालन कर रही है या नहीं। यह भी प्रश्न उठता है कि यह कौन निर्णय करे कि सरकार ट्रस्ट के विरुद्ध काम कर रही है। इसके बारे में लोगों की राय कैसी जानी जाए, इसका वर्णन लोक ने नहीं किया। तो इस प्रकार लोक के सिद्धांत में मापदंड का अभाव होने के कारण भी उसकी आलोचना की गई है। लेकिन इन आलोचनाओं के बावजूद कहा जा सकता है कि लोक का ये सिद्धांत है केवल एक सैद्धांतिक संकल्पना है, व्यवहारिक नहीं। केवल सिद्धांत में ही इसका वर्णन किया जा सकता है, व्यवहार में इसे लागू नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी आधुनिक शासन प्रणालियों में सरकार के जिन अंगों और कार्यों को मान्यता मिली है वे लोक के दर्शन का महत्व सिद्ध करते हैं। आधुनिक शासन प्रणाली में सरकार के 3 अंग कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका जो हैं वो लोक के सिद्धांत से ही लिए गए हैं। लोक ने भी सरकार के 3 अंग बताए हैं और आधुनिक शासन प्रणालियां भी उसी का अनुकरण कर रही हैं। और जो लोक ने सरकार के कार्य बताए हैं वे भी आधुनिक शासन प्रणालियों में पाए जाते हैं सरकार के कार्य के रूप में। इसलिए लोक का जो सीमित सरकार का सिद्धांत है वो आधुनिक युग में महत्वपूर्ण सिद्धांत है, भले ही उसकी कितनी ही आलोचनाएं क्यों न की गई। तो इस प्रकार आज हमने लोक के सीमित सरकार के सिद्धांत के बारे में डिस्कस किया है कि लोक ने सरकार पर क्या क्या सीमाएं लगा रखी हैं। इसके अतिरिक्त लोक ने सरकार के जो 3 अंग बताए हैं और सरकार के कार्य बताए हैं, साथ ही साथ लोक की जो इस सीमित सरकार के सिद्धांत की आलोचनाएं की गई हैं उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।